myself डॉक्टर प्रेम आर्या, फाउंडर ऑफ द पॉजिटिव होम्योपैथी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। जनरली मेल इनफर्टिलिटी को हम मेल ईगो से भी समझ सकते हैं। दोस्तों, जब भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है किसी भी कपल में, फीमेल और मेल दोनों में उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे का ना होना, संतान का ना होना, समाज में जनरली ये देखा जाता है कि लोग फीमेल पार्टनर की टेस्टिंग तो करा लेते हैं पर अपनी टेस्टिंग नहीं कराते हैं। उनके में कहीं ना कहीं ये रहता है कि मैं तो मेल हूँ, मेरे में क्या प्रॉब्लम होगी। पर मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि मेल इनफर्टिलिटी की जब हम बात करेंगे तो ये भी 40 to 50% रिस्पॉन्सिबल है टोटल इनफर्टिलिटी के कारणों में। इसलिए जब भी अगर आपकी शादी के कई साल हो गए हैं और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आप जब अपने फीमेल पार्टनर की टेस्टिंग कराते हैं तो साथ साथ अपनी भी सीमेन एनालिसिस जरूर करवाएं। अब हम आते हैं मेल इनफर्टिलिटी के मूल मुद्दे पे। मेल इनफर्टिलिटी कितने तरह की होती है और क्या क्या चीजें उसमें होती है। जनरली जो हमारी स्पर्म काउंट होती है, सबसे पहले वो मायने रखता है। तो जब भी मेल इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग हम टेस्टिंग कराते हैं, सीमेन एनालिसिस कराते हैं, तो सबसे पहली जो चीज हमें देखनी होती है वो होता है कि मेल के स्पर्म काउंट क्या वो रेंज में है या नहीं है। सबसे पहली चीज तो टोटल स्पर्म काउंट कम है या ज्यादा है। इसके बेस पे तीन तरह की बातें आती हैं। एक तो आता है कि एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया यानी कि स्पर्म बिल्कुल ही खत्म होते हैं, बिल्कुल ही नहीं होते हैं। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज आती है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है कि स्पर्म काउंट थोड़ा सा तो होता है पर वो उतना सफिशिएंट नहीं होता है जितना कि होना चाहिए, उस नॉर्मल रेंज के अंदर नहीं होता है। अब तीसरी बातें आती हैं वो उसके शेप, साइज के और उसकी मोटेलिटी के रेफरेंस में। अगर स्पर्म है तो अपनी बराबर मात्रा में, पर किसी कारण से उनके शेप में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे एक शब्द होता है इसको हम कहते हैं टेरेटोस्पर्मिया, यानी कि मेल स्पर्म जो होती हैं वो एबनॉर्मल फॉर्म्स में है, तो वो भी फर्टिलिटी कॉज नहीं करते हैं। इसके बाद से आता है उसके अंदर जो चीज वो होती है उसके काउंट और स्पर्म के शेप के बाद की चीज जो होती है मोटेलिटी। हमारे स्पर्म तो प्रॉपर मात्रा में है पर उनकी मोटेलिटी यानी कि गतिशीलता कम है, तो अगर वो स्लगिश फॉर्म है तो भी इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जिसमें आप सारे मेल्स को ये समझना है कि आपकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी टेस्टिंग कराएं और निश्चिंत होकर टेस्टिंग कराएं। जो भी चीजें सामने निकल के आती हैं होम्योपैथी में और द पॉजिटिव होम्योपैथी में, उनका हमारे यहाँ संपूर्ण समाधान है। चाहे वो ओलिगोस्पर्मिया हो, एजोस्पर्मिया हो, टेरेटोस्पर्मिया हो या स्लगिस स्पर्म हो यानी कि उनकी मोटेलिटी कम होती है, इनमें से किसी भी कारणों का। अब हम चलते हैं कारण क्या होते हैं इनफर्टिलिटी के, मेल्स इनफर्टिलिटी के। जनरली तीन मेन कारण होते हैं इनफर्टिलिटी के। सबसे पहला कारण होता है वेरिकोसील। वेरिकोसील का मतलब ये होता है कि मेल जो टेस्टिस होती है उससे रिलेटेड हमारी वेन्स जो जाती हैं उनमें कहीं ना कहीं सूजन हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। उस समस्या को हम वेरिकोसील कहते हैं और हमारे यहाँ वेरिकोसील को भी हम पूरी तरह से ठीक करते हैं और इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। अब दूसरी समस्या आती है जो मेल इनफर्टिलिटी के कारणों में है, वो है लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स में ढेर सारी चीजें आती हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया। बहुत ज़्यादा लोग लीकर, अल्कोहल, आजकल फैशन का समय है जिसमें लोग बहुत सारा आसानी से लोग खूब ढेर सारा लीकर, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं एक पार्टी के रूप में या कह लीजिए ऑफिस के ट्रेंड्स के रूप में। वो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये भी हमारे स्पर्म काउंट को घटाते हैं और बैडली अफेक्ट करते हैं। तीसरी चीज आती है रेडिएशन या एक्सेस हीट। बहुत सारे लोगों को देखा गया है आज के समय में कि वो अपना फोन जो है नीचे की जेब में रखते हैं, वहां पे फोन रखना, क्योंकि हमारी फोन्स हमेशा रेडियो वेव्स इमिट करती हैं एंड दे आर वेरी हार्मफुल फॉर स्पर्म काउंट।
तो स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए वो बहुत बुरी चीज़ है, तो उससे भी हमें बचना चाहिए। ठीक, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। नाउ अब हम आते हैं उसके थर्ड कॉज पे। तीसरा मुख्य कारण होता है हमारे मेल इनफर्टिलिटी का, वो होता है जेनेटिक कॉजेज। जेनेटिक कॉजेज में क्या आता है कि प्रोडक्शन ही खराब हो जाए, यानी कि किसी वजह से, किसी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से जो स्पर्म काउंट है वो बने नहीं, स्पर्म ही ना बन पाए, या स्पर्म बने तो प्रॉपर ना बन पाए। तो सबसे बड़ी समस्या आती है मेल इनफर्टिलिटी को ठीक करने में जेनेटिक कॉजेज जब होते हैं दोस्तों। जेनेटिक कॉजेज को ठीक करना किसी भी पैथी में बहुत टेढ़ा काम होता है और किसी और पैथी में हो नहीं पाता है, लेकिन होम्योपैथी में और खासतौर पे हमारे यहाँ द पॉजिटिव होम्योपैथी में हमारा इस क्रिटिकल समस्या का भी हमारे पास संपूर्ण इलाज है और वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। अब उसके अंदर एक और कॉज आता है, वह है हार्मोनल कॉजेज। कभी कभी ये देखा गया है कि टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन्स होता है उसकी कमी होती है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से ये सारे कॉजेज हो गए, कारण हो गए जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है और इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पार्ट हमारा हो गया उसके कारण के बाद। अब हम चलते हैं, क्या होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाइयां हैं? जी हाँ, होम्योपैथी में तो सैकड़ों ऐसी दवाइयां हैं और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि हर एक पेशेंट की उसके अनुरूप हमें होम्योपैथिक दवाई निकाल के देनी होती है, तब जाके एक लंबे समय बाद धीरे 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 करके उसकी समस्या दूर होती है। पर फिर भी मैं आपके साथ कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जिनको जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। इनमें सबसे पहली दवाई आती है जिसको हम तो एसिड फॉस कहते हैं। एसिड फॉस एक मेल इनफर्टिलिटी ठीक करने की सबसे अच्छी दवाइयों में है। इसका इंडिकेशन होता है जब पेशेंट को डायबिटीज हो, उसके साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो और पेशेंट बहुत दुबला पतला हो जाए, कमजोर हो जाए, तो एसिड फॉस मदर टिंचर में दीजिए। 5 ड्रॉप्स सुबह, 5 ड्रॉप्स शाम को, और लंबे समय तक दीजिए और फिर अपने स्पर्म काउंट कराइए, आपको इसमें फायदा होगा। इसके बाद से दूसरी मेडिसिन आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, जो कि है मॉस्कस।